अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़िशान बशीर। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत साजी का मरहला दरपेश है और इसके लिए सियासी जमातों के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। जोड़ तोड़ इक़्तिदार में शराकत के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटियों में मुज़ाकरात का छठा दौर जारी है। गुज़िश्ता रात दोनों सियासी जमातों की राब्ता कमेटियों में मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे पर पहुंचे ख़त्म हो गए थे। गुज़िश्ता रात 3 घंटे तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात में वक्फा किया गया और रात 10 बजे दोबारा बातचीत के लिए टाइम मुकर्रर हुआ। पीपल्स पार्टी का वफ़द आसिफ जरदारी से मुशावरत के लिए गया मगर फिर वापस नहीं आया, जबकि नून लीगी कायदीन इंतजार करते रह गए, जिसके बाद आज फिर मुज़ाकरात का छठा दौर शुरू करने का फैसला किया गया। कभी उम्मीद है कि शराकत इक़्तिदार का कोई फार्मूला आज तय पा जाएगा। मुज़ाकरात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालिबात नून लीग किस हद तक कबूल कर रही है और कौन से मुतालिबात ऐसे हैं जो नून लीग के लिए काबिल कबूल नहीं। आज के इजलास की अब तक की जो अपडेट्स हैं वो यही सामने आ रही है कि आज छठा दौर होगा। आज भी तमाम पार्टी के जो कायदीन हैं वो बैठेंगे, पीपल्स पार्टी और नून लीग के कायदीन आपस में बैठेंगे और देखना यह है कि क्या आज के दिन जो डेडलॉक वो बरकरार रहेगा या आज कोई फैसला हो जाएगा। शहरियार खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस बारे में अपडेट्स जान लेते हैं। शहरियार, मुतवक्के है कि कोई फैसला हो सकता है हतमी तौर पर या अभी मुज़ाकरात के दौर ही चल रहे हैं? इत्तलात क्या आ रही हैं इस बारे में? जो आज की इतला है, जो इस वक्त तक की इतला है वो ये है कि नून लीग वाले इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो लचक दिखाने में जो है संजीदा दिखाई नहीं देती है। और पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी ने थोड़ी देर पहले ये ऐलान किया कि वो अपनी शराइत पर वोट देंगे नून लीग को। ऐसी सूरत हाल में जो अब तक के मुज़ाकरात हुए हैं, जो एक दूसरे को तजावीज़ पेश की गई हैं, लगता है बात वहीं पर रुक जाएगी और ये मामला जो है फिर जो दोनों जमातों के कायदीन हैं इनके पास जाएगा और गालिबन इम्कान कभी यही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान कोई मीटिंग होगी। शहरियार, जरा बताइएगा कि डेडलॉक है कहाँ पर? पीपल्स पार्टी का विफाकी काबीना में शामिल होना या फिर चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली कौन बनेंगे, इस पर डेडलॉक है? देखिए, पीपल्स पार्टी के जो मुतालबात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कहीं पे भी जब आप मुज़ाकरात के लिए जाते हैं तो 4 आप मुज़ाकरात सामने रखते हैं, 2 आपके जो दूसरे फरीक है वो मान लेते हैं, 2 नहीं माने जाते, तो भी आप कहते हैं कि हाँ ये ठीक हो गए मुज़ाकरात। लेकिन यहाँ दिखाई ये दे रहा है कि पीपल्स पार्टी बज़िद है कि सदर का ओहदा भी उनके पास हो, स्पीकर भी उनका हो, चेयरमैन सेनेट भी उनका हो, चारों सूबाई गवर्नर्स भी उनके हों, तमाम आइनी ओहदे वो ले लें और उसके बावजूद हुकूमत की जिम्मेदारियाँ जो होंगी, जो उसका अच्छे या बुरे काम का बोझ है वो उठाना नहीं चाहती पीपल्स पार्टी। और वो कहती है कि हम जो है यही रखेंगे कि हम आइनी ओहदे हम तमाम लेंगे। उसमें वो जो है आगे तक जा रहे, वफाकी मोहतसिब के ओहदे तक भी पहुंच गई बात। शहरियार, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून कितना फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रही है? जैसा कि आपने कहा कि पीपल्स पार्टी के मुतालबात ज़्यादा हैं, तो कोई फ्लेक्सिबिलिटी नून लीग की जानिब से है या वो भी अभी डटे हुए हैं? देखिए, नून लीग की जानिब से अब तक जो बात हुई, रात को भी इतने इंतज़ार के बावजूद जब पीपल्स पार्टी नहीं आई और वहाँ से आज़म नज़ीर तारड़ से हमारी बात हुई तो उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि डेडलॉक है या मामला फंसा हुआ है। उन्होंने कहा मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। लेकिन जब पीपल्स पार्टी के किसी शख्स से बात हो, कमर जमान कायरा ने भी आज कहा कि डेडलॉक है, इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि हम अपनी शराइत पर चलना चाहते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा दिखाई देता है कि पीपल्स पार्टी बहुत जारहाना मूड में है और नून लीग जो है वो उसमें साथ चलने की कोशिश कर रही है और नून लीग की कोशिश है कि किसी तरीके से जो है मामला तय पा जाए, किसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चला जा सके। डेडलॉक बरकरार है, आज छठा दौर है और देखना यह है कि आज की मीटिंग के बाद आया फैसला हो पाता है या नहीं। शहरियार खान हमारे साथ मौजूद है। शहरियार, आपका बहुत शुक्रिया। हम बात करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंटेरियन और नून लीग के राबिता कमेटियों के दरमियान डेडलॉक पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंगल लार्जर बेंच जो जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो हमसे बात नहीं करना चाहती, जबकि नून लीग दूसरी बड़ी जमात है, इससे बातचीत में उनकी राबिता कमेटी संजीदा नहीं है। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आइए वो सुन लेते हैं। पीटीआई की सवाल है, टेक्निकली तो सबसे सिंगल लार्जेस्ट तो वो है, मगर वो कहते हैं कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। दूसरी तरफ हमारा नून लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया कि जो हमारे पास आए हैं फिर इनके साथ हम मिलकर बात करते हैं। अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है
तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना, नून लीग के टर्म्स पे आके नून लीग को वोट कैसे दे? ये जो सुस्तरवी है, ये जिस डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से है, और इस नॉन सीरियसनेस का नुकसान मुझे तो नहीं हो रहा। हम अपना मौकिफ पे कायम है। अगर किसी और ने अपने मौकिफ तब्दील करना है तो प्रोग्रेस हो सकता है। अगर कोई अपना मौकिफ तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे फिर एक बहुत खतरनाक स्टेलमेट नजर आ रहा है, और उस स्टेलमेट के नतीजे में वो ना पाकिस्तान की जमहूरियत का फ़ायदा में होगा, ना पाकिस्तान की मईशत का फ़ायदा में होगा, ना पाकिस्तान की वफाक का फ़ायदा में होगा, और ना हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का फ़ायदा में होगा। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कामरान खान, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं, और राना मुबशर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। कामरान, अभी जितनी मुलाकातें हुई हैं हम देख रहे हैं कि नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन, इससे आगे बात बढ़ नहीं पा रही है। आखिर मामलात कहाँ पर फंसे हुए हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो आपने बिलावल भुट्टो साहब की गुफ्तगू सुनवाई, ये आज उन्होंने, जब वो भुट्टो रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी तो उस दौरान, वक्फे के दौरान वो वहां बाहर आए थे रोस्ट्रम पर, और वहां उन्होंने ये बात की, और ये आप कह सकते हैं कि ताज़ा तरीन अपडेट है। और उस गुफ्तगू में उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर यह बता दिया कि जो उन्होंने कहा कि जी एक स्टेलमेट है, एक डेडलॉक है, और उसका उन्होंने खुद एतराफ़ किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि जी उन्होंने अपनी अहमियत जताते हुए ये बात कही है कि जी जब डायलॉग करने हैं या मुज़ाकरात करने हैं तो वो अपनी शर्त पर करेंगे। यानी वो ये कहते हैं कि जो हमारी शराइत होंगी वो मानी जाएंगी तो फिर हम नून लीग को जो है वो सपोर्ट करेंगे, और अगर हमारी शराइत नहीं उनको मानी, उनको उनके लिए काबिल कबूल नहीं है, तो फिर मुस्लिम लीग नवाज जो मर्जी है चाहे करे। उन्हें मालूम है कि वो इस वक्त उनकी हैसियत जो है वो अपना वजन जिस पलड़े में भी डालेंगे वो पलड़ा वजनदार होगा। तो इसलिए इसी पोजीशन का फायदा उठाते हुए वो ये कह रहे हैं, उनका कहना यह है कि जी जब हमारी तमाम शराइत होंगी, यानी ये अगर मुआहदा कोई होगा, कोई ब्रेक थ्रू होगा, तो हमारी शराइत पर होगा। अब उसमें साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर लचक दिखानी है किसी ने तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने दिखानी है। यानी वो अपने मौके पर कायम है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उसको कह रहे हैं कि जी वो लचक दिखाए। इस वक्त सूरत हाल यहीं पर अटकी हुई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने कल से यही फैसला किया हुआ था, और आज बिलावल साहब की गुफ्तगू से भी यही लग रहा है कि आज जो छठा दौर होना था मुज़ाकरात का, बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज जो गुफ्तगू की उसके बाद काफी चीजें क्लियर हो गई। राना मुबशर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जैसा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस चीज को माना कि इस वक्त लार्जर जो पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो हमसे बात करना नहीं चाहती, नून लीग से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राबता कमेटी बात करने में संजीदा नहीं है, तो ये डेडलॉक किस तरह से खत्म होगा? राना साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? राना साहब से हम गुफ्तगू करेंगे और उनका तज्जिया लेंगे। कामरान खान, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जैसा कि आप गुफ्तगू कर रहे थे कि डेडलॉक बरकरार है, आज की जो मीटिंग है उस मीटिंग में कौन कौन शिरकत करने जा रहा है, और आपको लगता है कि आज फैसला हो जाएगा? क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि आज हो सकता है कि कोई ना कोई फैसला हो जाए। नहीं जन्नत, ये जो आप कह रही हैं कि जी आज इजलास होना है, ऐसी कोई वाइब्स अभी तक नहीं आई, ऐसी कोई इतला मौसूल नहीं हुई। और आज जो छठा सेशन होना है, यानी इससे पहले 5 दौर जो थे वो नाकाम हुए, कोई किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका, तो आज छठा दौर होना था। लेकिन अभी तक हमारे पास ये कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं आई कि ये छठा दौर जो है वो आज होगा। और ये क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो एडमेंट है, वो अपनी जो उनका जो मौकफ है वो उसके ऊपर डटे हुए हैं। और अभी जैसे शहरियार खान ने तफसील बताई थी कि बहुत छोटे कि गवर्नर पंजाब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होना चाहिए, इस हवाले से बताइएगा कि क्या सूरत हाल है? देखिए सिर्फ एक गवर्नर की बात नहीं है, यहाँ पर मुख्तलिफ आईनी ओहदे जो हैं वो उनसे मुतालिक बातें जो हैं वो चल रही हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ तक के आइंदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होनी है, जो चेयरमैन नैब की रिप्लेसमेंट होनी है, उस हवाले से भी वो चाहते हैं कि सारी चीजें जो हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में उनके साथ की जाएं, मुआहदा किया जाए कि इसमें वो शामिल होंगे। उसकी वजह यह है कि अमूमन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा है या कामरान खान, आप साथ रहिएगा, मजीद भी इस हवाले से बात करते हैं।
जैसा कि हम बात कर रहे थे सियासी इस्तेहकाम के हवाले से कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आया किस तरह से आ सकता है और जो मौजूदा निज़ाम हुकूमत है क्या वो आवाम को किसी तरह का रिलीफ दे सकता है या नहीं। जी हाँ, आम इंतखाबात के बाद जहाँ सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए था वहीं बेचैनी में मजीद इजाफा हो चुका है। अवाम ने भी इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अवाम कहते हैं कि मखलूत हुकूमत किस तरह से मसाइल हल कर सकती है अगर वो अपने मसाइल खुद ही हल नहीं कर पाएगी। इस बारे में हमारे नुमाइंदगान ने स्पेशल रिपोर्ट्स तैयार की हैं, लोगों की राय इस हवाले से जानी है। हबीब खान कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, पहले उनसे जान लेते हैं। हबीब, बताइएगा जो बनेगी उस हवाले से अवामी क्या राय है, अवाम क्या समझते हैं कि उन्होंने जिसको वोट दिया ये मसले हल कर सकेगा या नहीं। अवाम से ही बात कर लेते हैं। वोट दिया था इलेक्शन में, जरा ये बताइएगा। जी भैया, को लगता है आपके मसाइल हल हो जाएंगे अभी? कभी भी नहीं। ये हमारा रोना धोना कभी भी नहीं खत्म होने वाला, कभी भी। हुकूमत ऐसी है ही नहीं है जो गरीब के हक में हुकूमत, वो भी आई है गरीब का खून और पसीना खून चूसने वाली। कभी भी कैसी हुकूमत होनी चाहिए? कौन सा ऐसा आपका वोट का हक इस्तेमाल सही हो सकता है कि जिसमें आपके मसाइल हल हो जाए? कैसी हुकूमत होनी चाहिए? भाईजान, हुकूमत ऐसी होनी चाहिए जो गरीब के हक में होनी चाहिए, जिसको गरीब का एहसास होना चाहिए। यहाँ गरीब का एहसास है ही नहीं है, गरीब बीच में जो है ना कीमा बन रहा है। क्या समझते हैं आप, कैसी हुकूमत होनी चाहिए कि जिसमें एक आपका मसला हल हो सके, आपका वोट लेने वाला आपका मसला हल कर सके? देखो ना, बात यह है कि अगर इख्तियार होगा, किसी के पास कोई अक्सरियत होगी अददी, तो वो जाके कोई फैसले अच्छे कर सकेगी आवाम के लिए। ये तो मुश्किल लग रही है, चलना हुकूमत चलेगी भी नहीं। किस किस्म की हुकूमत होनी चाहिए? पावर होनी चाहिए, किसी के पास, एक पार्टी के पास पावर होनी चाहिए, इख्तियार होना चाहिए, अक्सरियत होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई इस दफा इलेक्शन में। आप क्या समझते हैं, मुल्क में निज़ाम कैसा होना चाहिए? आज 8 तारीख को इलेक्शन हुई है, कोई भी उनका मसला खत्म नहीं हो रहा है, तो ये अवाम की क्या पूरी करेंगे? अवाम को क्या ये सेटअप करेंगे? जो अपने खुद को सेटअप नहीं कर रहे हैं तो अवाम को क्या सेटअप करेंगे? तो एक चीज होती है, मजबूत एक ही रहता है। हुकूमत कैसी होनी चाहिए? हुकूमत तो एक ही होनी चाहिए। जब एक हुकूमत होगी तो पूरे पाकिस्तान तो बेहतरी का सबब बन सकता है। अगर सब हुकूमत बैठ के आपस में मिल के बात करेंगे तो वो हुकूमत बनेगी नहीं बिगड़ेगी। अवामी रद्द-ए-अमल तो आपने जाना, और अवाम यही चाहते हैं कि मुल्क में एक ऐसी हुकूमत कायम हो जिसके पास मुकम्मल जमहूरी इख्तियार हो और किसी सियासी दबाव का शिकार ना हो, और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो, और साथ ही साथ आवाम के मसाइल जो है वो हल हो सके। जी, मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी हो कि एक मजबूत हुकूमत हो, लेकिन अगर हम मौजूदा निज़ाम हुकूमत की बात करें तो वो ना सिर्फ मुआशी बल्कि सियासी तौर पर भी इस्तेहकाम जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रही है। लाहौर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो देख लेते हैं। और इंतखाबी अमल मुकम्मल हुआ, लेकिन मुल्क का मुआशी और माशरती निज़ाम यूं का तू है। क्या मौजूदा निज़ाम अवाम के मसाइल हल कर पाएगा? क्या गुर्बत, अफलास, बेरोजगारी और महंगाई खत्म हो पाएंगे? क्या अवाम इस निज़ाम से मुतमिन है या इसमें बेहतरी चाहते हैं? आइए जानते। जो इस मुल्क के लिए बेहतर है, परवरदिगार उसकी हुकूमत है। जो इस मुल्क को खा रहे हैं, मुनाफत कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको निश्तो नबूद करे। बाकी वो मालिक की ज़ात बेहतर करने वाली है। अवाम के लिए अल्लाह पाक बेहतर करे, इस मुल्क के लिए बेहतर करे। जिस नाम पे ये मुल्क बना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वही इसकी हिफाजत करने वाला है। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत करे और हमारे हुक्मरानों को अल्लाह पाक हदायत दे। ये जो मौजूदा सिस्टम है, क्या इसमें महंगाई खत्म हो सकती है? क्या इंसाफ मिल सकता है? क्या आपकी गुर्बत खत्म हो सकती है? जैसे निज़ाम चल रहा है ना, वैसे कुछ भी नहीं हो रहा है। बेहतरी आनी चाहिए निज़ाम में, बिल्कुल आनी चाहिए। आवाम को पता लगना चाहिए कौन सही है कौन गलत है। फिलहाल तो सब एक ही है, आवाम को मारी जा रहे हैं, आवाम को ही मारी जा रहे हैं। गुर्बत खत्म हो सकती है जो चल ऐसा रहा तो बड़ी मुश्किल होगी। क्या मौजूदा निज़ाम से मुतमिन है? अब नहीं, जुल्म हो रहा है, सियासती हो रही बहुत ज़्यादा। हमारे मुल्क में कोई इंसाफ जैसी कोई चीज़ नहीं है। कैसा निज़ाम होना चाहिए? अच्छाई होनी चाहिए, हर इंसान के लिए बेहतरी होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, आम इंसान के लिए जीना मुश्किल हो गया। वोट डाला आपने, क्या आप इस निज़ाम से मुतमिन हैं? फिलहाल तो जो निज़ाम का सिस्टम बना हुआ शुरू से ही बड़ा ख़राब हुआ है। वोट डाला है, बिल्कुल डाला है, सबने डाला है, घर वालों ने भी डाला है, दोस्तों ने भी डाला है। वोट डालना हमारा हक था, डालना ज़रूरी था, लेकिन जो निज़ाम पाकिस्तान का बड़ी देर से ख़राब है। अभी तवक्को थी कि निज़ाम ठीक हो जाए। अवाम का रद्द-ए-अमल आपने जाना, अवाम चाहती है कि मुल्क में एक ऐसा सिस्टम हो जो बगैर दबाव और ब्लैकमेलिंग के मुल्क को तरक्की दे सके और अवाम के मसाइल हल कर सके। जी।
निज़ाम को बेहतर होना चाहिए और बेहतर होगा तो तभी ये डिलीवर कर पाएगा, ये कहना है आवाम का। लेकिन इसको बेहतर करना किसने है? यकीनन हमारे हुक्मरानों को इस बारे में सोचना पड़ेगा। कोयटा का रुख कर लेते हैं, वहाँ पर हसन अली बट ने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, लोगों से बात की है, लोगों का क्या कहना है आपको दिखा दें। एक और इंतखाबी मरहला मुकम्मल हुआ, लेकिन मुल्क का माशी और माशती निज़ाम जूं का तू है। क्या ये सियासी निज़ाम मुल्क को मसाइल से निकाल सकेगा? क्या गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी ख़त्म हो सकेगी? क्या आवाम इस सियासी अमल से मुतमईन है या फिर इसमें बेहतरी जानते हैं? आइए आवाम से जानते हैं। आवाम के लिए तो आज तक कोई हुकूमत भी आई है उससे एक राई के दाने के बराबर भी नहीं सोचा। ये एक ऐसे ही आवाम जो है वो आसरा लगा के बैठी गई है। जमहूरियत आएगी तो हम लोगों के मसले मसाइल हल होंगे। मेरे ख्याल में ऐसी जमहूरियत में मसले मसाइल हल तो नहीं होंगे, मज़ीद परेशानियाँ बढ़े। आप क्या समझते हैं कि जो मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए कौन सा निज़ाम बेहतर है? मैं तो कहता हूँ मुल्क को निज़ाम से निकालने के लिए सदारती निज़ाम होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि वो जो निज़ाम आ रहा है वो आवाम के मसाइल को हल कर सकेगा या नहीं कर सकेगा? निज़ाम एक ढांचे का नाम होता है, निज़ाम एक पॉलिसी का नाम होता है, निज़ाम एक मुल्क, एक अदारे, एक घर के सिस्टम के चलाने का नाम होता है। यहाँ पे वो कुछ नहीं है। इसको निज़ाम मत बोलो, इसको कब्ज़ा बोलो। एक किस्म का कब्ज़ा किया हुआ है हमारे मुल्क की पार्लियामेंट पे। आप क्या समझते हैं कि जो निज़ाम है उसको बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए कौन सा निज़ाम के बेहतरी के लिए तो पाकिस्तान में आइन मौजूद है, आइन की पाबंदी किया जाए, पाकिस्तान के आइन पे अमल दरामद किया जाए। पाकिस्तान खुद ब खुद, किसी की ज़रूरत नहीं, खुद ब खुद सीधा हो जाएगा। क्या समझते हैं मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए कौन सा निज़ाम होना चाहिए? जमहूरियत का सिस्टम बेहतर नहीं है पाकिस्तान के लिए। पार्लियामेंट सिस्टम मसाइल हल नहीं किए, 70 साल में तो नहीं किए। आइंदा भी मुझे लगता है निज़ाम चलने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें इतनी खराबियाँ हैं, जमहूरियत में इतने मसाइल हैं, इतनी करप्शन है। सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का मसला है, जमहूरियत होनी चाहिए लेकिन जमहूरियत छोड़ती नहीं, ब्यूरोक्रेसी छोड़ती नहीं। सबसे बड़ी बात ये कोई अच्छा नहीं है मुल्क के लिए। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, सत्यानाश हो गया, महंगाई, बेरोजगारी। अभी देखना नई हुकूमत चंद दिन के लिए आएगी, परमानेंट नहीं आएगी। मैं आपको भी से लिख कर देता हूँ। क्यों नजर आ रहे हैं सियासी निज़ाम से क्यों इतना मायूस है? क्यों बाबा सब लोग कुर्सी पर लड़ रहे हैं, सब अपने पीठ के लिए लड़ रहे हैं। बड़ा उसके गरीब बाबा के लिए वो लड़ता है। सब लोग हम ऐसे करेगा, ये तो सारा झूठ बोल रहे हैं। सारा गवर्नमेंट ये जो नया वजीर लोग है सारा चोर लोग। आवाम का रद्द अमल आपने जाना। आवाम ये चाहती है कि मुल्क में एक ऐसा निज़ाम हो जो बिना ब्लैकमेलिंग और बिना दबाव के मुल्क को तरक्की की जानिब गामजन कर सके और आवाम को मसाइल से निकाल सके। जी तो कोयटा, लाहौर, कराची की आवाम की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना है कि मौजूदा निज़ाम हुकूमत से वो मुतमईन नहीं है। पेशावर के आवाम क्या कहते हैं, काशिफ अजीज से जान लेते हैं। काशिफ की रिपोर्ट देखिए। इंतखाबी अमल मुकम्मल हुआ, लेकिन मुल्क के माशी और माशती निज़ाम जू का तू है। क्या मौजूदा सियासी निज़ाम आवाम के मसाइल हल कर पाएगा? महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी क्या मौजूदा निज़ाम ख़त्म कर पाएगी? आवाम क्या इस निज़ाम से खुश है या मौजूदा निज़ाम में बेहतरी चाहते हैं? आवाम क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। अभी तक हमारे मुल्क का सिस्टम भी नहीं सही हो रहा है। अभी तक आपको पता है 15-20 पार्टियाँ आई है पाकिस्तान में और इसके अलावा भी हुकूमत नहीं बन रही है। तो इससे तो हमारे लिए सदारती निज़ाम भी अच्छा है। क्या आप समझते हैं कि मौजूदा सियासी निज़ाम जो है वो मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छा है? नहीं, ये मौजूदा जो सूरत हाल है ये बिल्कुल बेहतर नहीं है, क्योंकि अभी मेजॉरिटी के साथ अगर एक हुकूमत नहीं बनती तो ये बिल्कुल वही पुरानी पाकिस्तान होगी, 2-3 साल चलेगी फिर ख़त्म हो जाएगी। तो इससे तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर इंसाफ का निज़ाम लाओ, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो सबसे बड़ा है ना, इंसाफ का निज़ाम। जब इंसाफ नहीं होगा तो मुल्क में अफरा तफरी होगी, हर आदमी एक दूसरे का गला काटेगा। इंसाफ से बढ़ के अल्लाह और रसूल का भी हुक्म है कि इंसाफ से चलो। अब ये इंसाफ हो रहा है, कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। आप इस निज़ाम से मुतमईन हैं? जो लोग आए असम्बलियों में वो अपना निज़ाम ठीक नहीं कर सकता है, लोगों को क्या करेगा? सब कुछ गड़बड़ है। पाकिस्तान नीचे आ रहा है, रोज़ बरोज़ पीछे जा रहा है। पीछे लोग आगे जा रहे हैं, लोग पीछे जा रहे हैं। मुल्क को दलदल से निकालने के लिए, लोगों को मसाइल के हल करने के लिए कौन सा निज़ाम इस मुल्क में होना चाहिए? इधर तो कोई निज़ाम भी नहीं चल रहा है, बस इस्लामी निज़ाम आता नहीं है कभी भी, सारी ज़िंदगी में पाकिस्तान में नहीं आएगा।
जिस तरह सऊदी में है, हाथ काटता है, पाँव काटता है, इस तरह निज़ाम इधर नहीं आएगा। क्या आप समझते हैं मौजूदा निज़ाम आवाम के मसाइल हल कर पाएगा? निज़ाम में खराबियाँ ज़रूर है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ना हमने बैनुल-अक़वामी दुनिया के साथ ग्रो करना है। ना अगर जमहूरियत ना हो, लंगड़ी लुंगड़ी जमहूरियत भी अमीरत से बेहतर होती है। ऐसी लोग आए जो वफादार हो, जो रिश्वत सतानी का रोकथाम अगर ना करे तो कम से कम तो करे, काम तो पूरा करे ना। अवाम का रद्द-ए-अमल आपने जाना। अवाम चाहती है कि मुल्क में एक ऐसा निज़ाम हो जो बग़ैर किसी दबाव के मुल्क को तरक्की पहुंचा सके और अवाम के मसाइल हल कर सके। जी, निज़ाम की बेहतरी के हवाले से सब कहते तो हैं, लेकिन ये निज़ाम कैसे बेहतर होगा, यकीनन हमारे हुक्मरानों को इस बारे में सोचना होगा, क्योंकि आम आवाम तो सिर्फ अपने मसाइल बयान कर सकते हैं, आम आवाम तो सिर्फ अपने मुतालबात सामने रख सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली सियासतदानों को चाहिए कि वो ऐसी रिफॉर्म्स करें जिससे आवाम मुतमईन हो, ये लाजिम है। और जब तक सिस्टम में रिफॉर्म्स नहीं आएगी, बेहतरी नहीं आएगी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद दिन भर में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की कि आज़ाद कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी तीसरे रोज भी वक्फे से जारी है। वादी नीलम, लीपा, जिलाबाग और रावलाकोट में शदीद बर्फबारी से राबिता सड़कें बंद हैं। मुजफ्फराबाद और पूंछ डिवीजन में एलिमेंट्री बोर्ड ने होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं और ये इम्तिहानात अब 26 फरवरी को शुरू होंगे। चिल्लास दियामर में शदीद बारिश और बर्फबारी से लैंड स्लाइडिंग से शहराए कोरकरम बंद हो गई, जबकि महकमे मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। जहाँ अगलियात और गिरदोनवाह में भी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। वकास काज़मी आज़ाद कश्मीर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है। वकास, बताइएगा कैसा मौसम है यहाँ पर? जी बिल्कुल, हालिया 3 रोज़ के दौरान आज़ाद कश्मीर भर में वक्फे से बारिश, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। मुजफ्फराबाद शहर और अतराफ के पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी हुई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए वादी नीलम की, तो वादी नीलम के बुलंद पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी से कई राब्ता सड़कें बंद है, जिससे वादी नीलम की तकरीबन 1 लाख की आबादी जो है वो महसूर होकर रह गई है और उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि वादी नीलम की मरकजी शाहराह भी दीवारियाँ के मुकाम से बंद है। महकमा शाहरात के मुताबिक आज शाहराह को क्लियर करने का काम शुरू कर दिया गया है, जो कि आज शाम तक कंप्लीट कर लिया जाएगा और शारदा तक जो वादी नीलम की शाहराह है उसे खोल दिया जाएगा। इसी तरह अगर बात की जाए वादी जेहलम की, तो वादी जेहलम में लीपा के मुकाम पर शदीद बर्फबारी हुई है। लीपा का जो ज़मीनी रास्ता है वो दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से मुनक़ता हो चुका है। मौसम का हाल बताने वालों का ये कहना है कि बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आज थम तो चुका है, लेकिन 1 से 2 रोज़ में एक नया सिलसिला जो है वो दोबारा से शुरू हो सकता है। जी, वकास काज़मी की गुफ्तगू आपने सुनी। और अगर हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान की, तो वहाँ पर भी बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से सयाहों को और वहाँ के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बात कर लेते हैं इरशाद मलिक से। इरशाद, बताइएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अस्तोर में सुबह से यहाँ पे बारिश हो रही थी, इसके बाद यहाँ अचानक बर्फबारी शुरू हो गई है। हैवी बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। बर्फबारी की वजह से यहाँ जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मफलूज होकर रह गई है। तो दूसरी तरफ यहाँ के लोगों का यही कहना था कि इस साल बर्फबारी न होने की वजह से यहाँ पर लोगों को शदीद परेशानी का शिकार थे लोग। तो इनका यही कहना है कि बर्फबारी होने से यहाँ पे जो आने वाले सीज़न में जो मुश्किलात थे उस पर काफ़ी हद तक कमी आएगी। इस वक्त अस्तोर में तकरीबन 3 से 4 इंच तक बर्फ़ पड़ चुकी है, जबकि अस्तोर के जो बलाई इलाके हैं मिनमरग, देवसई, किलशे, टटवाल और चिलिम के इन एरियाज़ में तकरीबन 1 फीट तक बर्फ़ पड़ चुकी है। तो दूसरी तरफ यहाँ दिल्ली इंतज़ामिया ने सख्ती से यहाँ हिदायत जारी की है कि जो भी बलाई इलाकों की जो गाड़ियाँ अस्तोर हेडकोार्टर की तरफ आती है या अस्तोर से गिलगित या इस्लामाबाद रावलपिंडी की तरफ जाती है, इन गाड़ियों में स्नो चेन लगाए जाएँ ताकि कोई बड़ा हादसा होने से बचा जा सके। जी, बर्फबारी की वजह से यहाँ के मकीनों को भी मुश्किलात का सामना है। जो सयाह वहाँ पर गए हैं वो मौसम को एंजॉय तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो परेशानियाँ होती हैं डेफिनेटली इंतज़ामिया की जानिब से अगर इंतज़ामात मुकम्मल ना हो तो इनमें मज़ीद इजाफा हो जाता है। अगर हम बात करें गलियात की, तो यहाँ पर 3 रोज़ से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम तो गया है, लेकिन सर्दी की शिद्दत ताहाल बरकरार है। इसी पर ही बात करने के लिए ज़िशान हमारे साथ मोहम्मद फैज़ान मौजूद हैं। फैज़ान, कहिएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और इंतज़ामिया ने क्या इंतजाम किए हैं?
जी बिल्कुल, 3 रोज़ से जारी बर्फबारी का जो सिलसिला है वो थम चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गलियात के सियाती मकाम नथिया गली में। अगर बात की जाए रात गए से जारी बर्फबारी की तो सुबह बर्फबारी रुकते ही जो महकमा GDA है और उसने जो मेन मरी रोड है उसको क्लियर करना शुरू कर दिया और इस वक्त तक मुकम्मल तौर पर मरी रोड को जो है वो नथिया गली तक जो है वो क्लियर कर दिया गया है। स्याहों की आमद का जो सिलसिला है वो जारी है। ताहम अगर बात करें गलियात की राब्ता सड़कों के हवाले से तो 50 से ज़ायद जो राब्ता सड़कें हैं गलियात की वो बर्फ़ से ढकी हुई हैं और हज़ारों की आबादी जो है वो इस वक्त अपने घरों तक मैसूर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नथिया गली के बकोट रोड पर इस वक्त मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि 1 फुट से ज़ायद जो है वो बर्फ़ पड़ी हुई है। यहाँ के जो रिहायशी हैं वो अपने घरों में मैसूर होकर रह गए हैं। इंतज़ामिया जो है बिलखुसूस महकमा CNW इन सड़कों की बहाली का काम जल्द अज जल्द शुरू करें ताकि उन्हें रिलीफ फराहम हो सके। ताहम मेन मरी रोड पे जो अभी स्याहों की आमद का जो सिलसिला है वो जारी है। जी ठीक है, हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि इंतजामिया वहां पर काफ़ी मुतहरिक है और सड़कों से बर्फ हटाने का सिलसिला जारी है। गलियात के बाद हम रुख कर लेते हैं चिल्लास का और वहां से हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन, कहिएगा कि चिल्लास में इस वक्त क्या सूरत हाल है और इंतजामिया कितनी मुतहरिक है? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान का ज़िला द्यामर में मौसम सरमा की सबसे ज़्यादा जो है बर्फबारी भी हुई है और बारिशें भी हुई हैं। द्यामर का सब डिवीज़न दारेल, टांगीर, चिलास समेत द्यामर के सियाती मकामात बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, फेरी मेडोज और 7 लेक के साथ द्यामर के जो बालाई इलाके हैं वहाँ जो है मौसम सरमा की सबसे ज़्यादा जो है बर्फबारी हुई है। बर्फबारी और बारिशों की वजह से जो है मजमूई तौर पर द्यामर में जो है सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बाबूसर टॉप में जो है -7 जो है डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि चिलास शहर में जो है 6 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत बताया जा रहा है। शाहरा कराक्रम की बंदिश की वजह से ज़िला द्यामर के हदूद में सैकड़ों जो है गाड़ियाँ फंसी हुई हैं और हज़ारों मुसाफिर इसमें जो है सवार हैं और फंसे हुए हैं। फंसे हुए मुसाफिरों में बुजुर्ग, ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जी, ऐसी सूरत हाल में इंतज़ामिया का किरदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो सयाहों को फैसिलिटेट करे, यहाँ के मकीनों को फैसिलिटेट करे। हम कोशिश करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में जो रिस्पॉन्सिबल शख्सियात हैं, जो अहदेदारान हैं, उनसे भी रब्ता करें और जान सकें कि उन्होंने इस सिलसिले में क्या इक़दाम उठाए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि टीपू ट्रक्का वाले के बेटे अमीर बालाज के कत्ल में मुलविस मुबैना कातिल मुजफ्फर हुसैन की ज़ेर हिरासत बीवी ने अहम इंकशाफात किए हैं। उसका कहना है कि मुजफ्फर हुसैन गुज़श्ता 25 साल से गोगी भट्ट का ज़ाती मुलाजिम है। मुजफ्फर हुसैन दूसरे मोबाइल से गोगी भट्ट के साथ राबते में था। पुलिस ने हमला आवर के दूसरे मोबाइल को कब्जे में ले लिया है और गुज़श्ता रात गोगी भट्ट के घर पर छापा भी मारा है। पुलिस ने गोगी भट्ट के 4 गनमैनों को भी हिरासत में लिया है। अमीर बालाज कत्ल केस में तीफी भट्ट और गोगी भट्ट समेत 4 नामालूम अफराद नामजद हैं। कत्ल की तहकीकात कहां तक पहुंची हैं, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशंस में अब तक क्या कुछ जो है वो तमाम सामने लेकर आए हैं, उस बारे में जो है वो एक रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, वो आपको दिखाते हैं। खतरनाक दुश्मनी की इब्तिदा हुई 1994 में, जब हनीफ उर्फ हनीफा और शफीक उर्फ बाबा ने लाहौर की मारूफ कारोबारी शख्सियत हाजी अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला ट्रक्का वाला को कत्ल किया और तीफी भट्ट, गोगी भट्ट और मलक एहसान ग्रोह में शामिल हो गए। दौरान मफरूरी टॉप 10 बदमाश ग्रुप बनाया, जिसमें कई इश्तिहारी मुल्जमान भी शामिल हो गए। 2004 में मकतूल बिल्ला ट्रक्का वाला के बेटे टीपू ट्रक्का वाले पर हमला हुआ, जिसमें 5 बेगुनाह अफराद मारे गए। 2010 में लाहौर एयरपोर्ट पर टीपू ट्रक्का वाला को भी कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद उसका बेटा बालाज टीपू दुश्मनी का सामना करता रहा, जिसे शादी की तकरीब में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। अहले इलाका ने कहा है कि बहुत नुकसान हो गया, अब इस दुश्मनी को खत्म होना चाहिए। ये पुरानी दुश्मनी की वजह से ऐसा हादसा हुआ है। ये तो दादा परदादा से देखे चली आ रही है। ये बिलाज साहब तो तकरीबन खत्म कर चुके थे। पसे पर्दा जो भी हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुलिस अफसरान ने बताया कि बालाज टीपू का कत्ल पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। लाहौर पुलिस के पास पहले भी ऐसे चैलेंजेस आते रहे हैं, जिसमें दरीना दुश्मनी के मामलात को सॉल्व किया गया है, जिसमें ऐसे मर्डर्स हुए हैं उनको ट्रेस करके केसेस को सॉल्व किया गया है, कल्प्रिट्स को पकड़ा गया है। तो इंशाल्लाह इसमें भी जो कल्प्रिट्स हैं वो पकड़े जाएंगे। मकतूल बालाज टीपू की नमाज जनाजा शाह आलम चौक में अदा की गई। बड़ी तादाद में सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की।
तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे कैसर इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर, कहिएगा कि मुजफ्फर हुसैन की अहलिया को हिरासत में लिया गया था, अब तक क्या पेशरफ्त हुई है इस तमाम तर मामले में? जी बिल्कुल, मुजफ्फर हुसैन जिसकी जो चौथी बीवी है उसको जो है वो हिरासत में ले लिया गया है CIA लाहौर पुलिस की जानिब से, जबकि उसके हवाले से दो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिसमें कुछ जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि जो मुजफ्फर हुसैन था वो अलमशहूर तीफी भट्ट जो है वो उसका जो है वो पर्सनल गार्ड था। कुछ जो ज़राए हैं उनका ये कहना था कि वो मालशिया है, लेकिन जबकि पुलिस ज़राए का यही कहना है, जब उसकी जो चौथी अहलिया है उसको जब गिरफ्तार किया गया कि ये जो मुजफ्फर हुसैन इसने जो कातिल था, जो शूटर था, जो कि खुद भी मौका पर जाँ बहक हो गया, वो जो है वो तीफी भट्ट का जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड था और वो तकरीबन 25 साल से तीफी भट्ट के साथ था। जिस रात ये वक़ूआ हुआ है पाकव्यू सोसाइटी में और जिसमें मीर बलाज टीपू जो है वो जाँ बहक हुआ है, उसी रात जो है वो तो कैसे अब तक किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? किसी को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल जन्नत, जो वही बता रहा था कि जो तीफी भट्ट है वो जिस दिन ये वक़ूआ हादसा पेश आया है उसी दिन जो है वो कराची एयरपोर्ट से जो मुल्क से बाहर फरार हुआ है, जबकि गोगी भट्ट जो लाहौर में ही जो है इस वक्त उसके कुछ गनमैन्स को जो है उसके घर पे रेड की गई और वहाँ से कुछ अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया गया और उनको शामिल तफ्तीश किया गया है। दूसरी जानिब जो है वो पुलिस दूसरे एक शकील भट्ट जो कि अमीर बलाज के साथ उस रात शादी के इवेंट में मौजूद था, ये शकील भट्ट जो है वो पुलिस का मुलाजिम भी है, सब इंस्पेक्टर भी है। और मजे की बात यह है कि यही शकील भट्ट जब अमीर बलाज का बाप टीपू ट्रका वाला जब लाहौर एयरपोर्ट पर कत्ल हुआ था, ये उस दिन भी उसके साथ था। और जो ये हादसा परसों रात जो अमीर बलाज इसमें जाँ बहक हुआ है, उस रात भी ये शादी के जो इवेंट है अमीर बलाज के साथ ये शकील भट्ट मौजूद था। शकील भट्ट को भी शामिल तहकीकात अब जारी हैं, देखना ये है उसमें क्या सामने आता है। कैसर इफ्तिखार, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट कर रहे थे। आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रा तफसील से इस हवाले से जानेंगे और जो तहकीकात होंगी डेफिनेटली वो तमाम आपके सामने भी रखेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना है, मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। खुदा हाफिज़।